जनभाषा हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हमने पाठ्यक्रम से बाहर त्रिलोचन की कविताओं को बातचीत के लिए चुना है। इस खंड में हम त्रिलोचन की कुछ कविताओं को लेंगे, उनका पाठ करेंगे और त्रिलोचन को समझने की कोशिश इन कविताओं के सहारे करेंगे। मैंने त्रिलोचन की प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन चुना है, जिसका संपादन हमारे समय के वरिष्ठ कवि और आलोचक केदारनाथ सिंह ने किया है। उसकी भूमिका में प्रतिनिधि कविताएं त्रिलोचन की संपादकीय भूमिका में आलोचक कवि केदारनाथ सिंह ने एक बीज पंक्ति लिखी है कि त्रिलोचन की कविताओं में गांव की धरती का सा ऊबड़ खाबड़पन दिखाई पड़ेगा। यह एक ऐसी पंक्ति है जिसके सहारे हम प्रगतिशील कविता के प्राकृतिक सौंदर्य बोध को समझ सकते हैं। यह गांव का ऊबड़ खाबड़पन शहराती सोच, शहराती मानसिकता को पसंद नहीं आ सकता। जिसके व्यक्तित्व में सहजता है, जो सहजता को पाना चाहता है, बचाना चाहता है, उसे गांव और गांव की कविता पसंद आ सकती है, आएगी। तो ऐसे ही हमने आज त्रिलोचन की कविताओं को दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखते हैं कि एक पाठक, श्रोता इन कविताओं को सुनकर हिंदी कविता के संबंध में अपनी क्या समझ बना सकते हैं। पहली कविता जिसका मैं पाठ कर रहा हूं वह है आत्मालोचन। छोटी कविता है, धारदार कविता है, विचार के लिए प्रेरित करने वाली कविता है। आत्मालोचन कविता का नाम है। शब्द मालूम है व्यर्थ नहीं जाते हैं। पहले मैं सोचता था उत्तर यदि नहीं मिले तो फिर क्या लिखा जाए, किंतु मेरे अंतर्निवासी ने मुझसे कहा, लिखा कर, तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने कभी तुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर को दिखा जाए। अब मैं लिखा करता हूँ, अपने अंतर की अनुभूति बिना रंगे चुने कागज़ पर बस उतार देता हूँ। यह कविता साहित्य को कोरा शब्दजाल समझने वालों के लिए एक चुनौती है। कविता में, साहित्य में पूरा जीवन अपने प्राकृतिक रूप में, अपने हृदय की सकारात्मक संवेदनाओं के साथ, कमजोरियों के साथ उतर आता है। आवश्यकता है आत्मालोचन करने की, अपनी भीतरी शक्ति को पहचानने की, अपना मंथन करने की। दूसरी कविता है क्रम। बहुत छोटी कविता है। त्रिलोचन ने लघु कविताएं, बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। इसी के अंतर्गत यह कविता आती है। क्रम। पीछे उषाएं हैं और आगे संध्याएं पंक्तिबद्ध, बीच में मैं मेरा आकाश,
उम्मीद जगाने वाली कविता है। एक प्रेरणा देने वाली कविता, मैं उसका पाठ कर रहा हूँ। पथ पर चलते रहो निरंतर। कवि पाठक से कह रहा है, खुद को ढांढस बंधा रहा है, पथ पर चलते रहो निरंतर। ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि उम्मीद साथ छोड़ने लगती है। ऐसे में ये जो पाथेय है, यह जो रास्ता चलने के लिए हौसला देने वाला विचार है, वह साहित्य से आता है। तो कविता है त्रिलोचन कवि की, पथ पर चलते रहो निरंतर। पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है, गत स्वन हो, पथिक चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। अगली कविता है, तुम्हें याद है। तुम्हें याद है उस दिन बाबा के पोखर में हम तुम दोनों साथ स्नान करने पहुँचे थे। पहले बोल न बात हुई बाहर या घर में, इधर उधर के तीरों पर बैठे सकुचे थे। जल उछालते राह ताकते कोई आए, अपना हेली मेली लेकिन देर हुई थी। हम दोनों को आने में सब पहले आए और नहाकर चले गए थे। खिली कुएं थीं तट पर, मैंने तोड़ तोड़ कर हार बनाए। 10 या 12 रखा हला पानी में, देखा इधर उधर, क्या आर पार तुम हो कर पाए। खड़े खड़े इस पोखर को न काली रेखा, उभरी मुख पर मर्द हो गए। हुआ न यह भी मर्द, और क्या बच्चा ही होता है वह भी। अगली कविता जिसका मैंने आज पाठ के लिए चयन किया है, वह है जीवन का खेल। मेमने कुदकते हैं, जाड़े की धूप को जीवन के खेल से आंख आंख देते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ। मेमने कुदकते हैं, जाड़े की धूप को जीवन के खेल से आंख आंख देते हैं। अगली कविता है, बिस्तरा है न चारपाई है। बिस्तरा है न चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है। बिस्तरा है न चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है। कल अंधेरे में जिसने सिर काटा, नाम मत लो हमारा भाई है। कल अंधेरे में जिसने सर काटा, नाम मत लो हमारा भाई है। ठोकरें दरबदर की थीं, हम थे कम नहीं हमने मुंह की खाई है। ठोकरें दरबदर की थीं, हम थे कम नहीं हमने मुंह की खाई है। कब तलक तीर वे नहीं छूते, अब इसी बात पर लड़ाई है। कब तलक तीर वे नहीं छूते, अब इसी बात पर लड़ाई है। आदमी जी रहा है मरने को, सबसे ऊपर यही सच्चाई है। कच्चे ही हो अभी त्रिलोचन तुम, कच्चे ही हो अभी त्रिलोचन तुम। धुन कहाँ वह संभल के आई है, धुन कहाँ वह संभल के आई है। दो कविताएं
और हम आज पाठ के लिए लेंगे लंबी कविता है रैन बसेरा। परमानंद आनंद। रात 12 बजे मिले। शिव कुमार शुक्ल के बुलाने पर पुरुषोत्तम पानवाली के यहाँ मैं कुछ पहले बैठा था। मेरा मुंह सड़क की ओर था। भीतर पान और कोई बात थी। 4-5 और लोग इधर उधर जगह देख भाल कर जमे थे। चर्चा कुछ पहले से पाकिस्तान भारत की चली थी। मुझसे भी किसी ने एक स्वर को ऊंचा कर औरों का स्वर दबाते हुए उस पर पूछ दिया। मुझे देखते पाकर सड़क से परमानंद खिंच आए। नमस्कार करके कहा, गुरुजी चलते हैं, रात अधिक जा चुकी। बात पूरी करके मैंने शुक्ल जी से कहा, शुक्ल जी आज्ञा है। शुक्ल जी ने संकोच से कहा, आज्ञा और आपको? मैं खड़ा हूँ कि चलूँ? अब परमानंद को एक नौजवान ने आते ही शब्दों से पकड़ लिया। दोनों में जान पहचान थी। उसने परमानंद से पान का प्रस्ताव किया। परमानंद ने उसे मेरा परिचय दिया, कहकर यह हम सब के गुरु हैं। उसने मुझे देखा तो मैंने कहा, मैं तो यही जानता हूँ सब मेरे गुरु हैं। आप एक और हुए। परमानंद बोले उस युवक से, कहीं कोई कमरा दिलवाओ। उसने पूछा, किराया मोहल्ला? परमानंद ने बता दिया। मैंने कहा युवक को सुनाते हुए, परमानंद जी चरित्र का प्रमाण चाहिए, तब शायद कमरा मिले। दोनों ही चरित्र पर खुलकर हंसे। पान नौजवान ने विनय से दिए और हम अलग हुए। परमानंद बोले, मैं आज बहुत थका हूँ और कहीं सो जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप कहाँ सोते हैं आजकल? बोले, कोई ठीक नहीं। पिछले 2-4 दिनों से मैं कैलाश पर सो जाया करता हूँ। मैंने कहा, कैलाश जगह सुनसान है, वहाँ कोई रहता नहीं रात में। वे बोले, प्रवासी जी कहते थे तुम वहाँ सोते हो, इससे कुछ लोगों को बाधा पहुँचती है। तुम्हें मार देने की चर्चा मैंने सुनी है। मैंने कहा, यदि ऐसी बात है कहीं और सोइए। अब बोले, गुरुजी कि मैं किसी का क्या लेता हूँ, कहीं सो रहता हूँ। मैंने कहा, परमानंद जी किसी दिन पुलिस आपको पकड़े, ऐसे में तो मुश्किल पड़ेगी। बोले, मैं तो केवल सोता हूँ। मैंने कहा, मानेगा कौन बात आपकी? पुलिस वाले या महेश प्रसाद जिला अधिकारी या कचहरी? समाचार पत्रों को एक समाचार मिल जाएगा। चोर पकड़ा गया, कहते हैं वह कवि है। परमानंद अपनी जम्हाई रोकते हुए खूब हंसे। बोले, गुरुजी बहुत थका हूँ, किसी जगह पड़ जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, आप कहाँ आजकल हैं? बोले, एक जूनियर हाई स्कूल में, प्रिंसिपल। मैंने कहा, और फिर भी आपको मकान नहीं मिलता? परमानंद तेजी से नाली पर जा बैठे। मैंने चाल कम कर दी। देखा आकाश को। अगल बगल एक बंद फाटक से लगा हुआ सिकुड़कर कुत्ता एक बैठा या टिका था, पेट में छिपाए मुंह। सोचा अब ठंड बढ़ गई है। आ गए परमानंद। बोले, आज सोचता हूँ मैं उलाव वाली धर्मशाला में सो रहूं। उलाव वाली धर्मशाला में? पूछा मैंने बिना रुके। कहा, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। उलाव कोठी वाला पिस्तौल लेकर वहाँ जा धमका था। रामविलास थे वहाँ, दाढ़ी वाले सोशलिस्ट। पिस्तौल देखकर तेजस्वी शब्दों से काम लिया। आग आगे नहीं बढ़ी। झगड़ा बढ़ते बढ़ते किसी तरह शांत हुआ। अब कैसा हाल है मुझको मालूम नहीं। परमानंद ने कहा, गुरुजी द्वार लगा रहता है, ताला नहीं लगता और कोई प्रायः नहीं रहता। आज खाली मिलने पर वहीं सो जाऊंगा। देखिए, मैंने कहा, बरगद के पेड़ से एक चिड़िया उड़ गई।
दोनों का ध्यान गया, आंखें उठीं उसी ओर। पांव बढ़ाई किए धर्मशाला आ गई। परमानंद ने कहा, गुरुजी मैं देख लूं? मैं रुका। धर्मशाला की कुर्सी ऊंची है। परमानंद ऊपर गए। दरवाज़ा हाथ से दबाते ही खुल गया। अंदर गए, देखा भाला होगा। फिर ज़रा बाहर निकाल कर परमानंद ने कहा, गुरुजी यहाँ कोई नहीं है। अब मैं सो रहूँगा, नमस्कार। अब मैं अपने घर या कमरे को उन्मुख था। कमरा एक और रहने वाले 3, कमरा एक और रहने वाले 3, पत्नी, बच्चा और मैं। चौथे की गुंजाइश यहाँ नहीं। मेरी अनकही चिंता मेरी बिथा बना की। अगली पंक्ति है, अगली कविता है, प्रिय गान नहीं गा सका तो। यदि मैं तुम्हारे प्रिय गान नहीं गा सका तो मुझे तुम एक दिन छोड़ चले जाओगे। यदि मैं तुम्हारे प्रिय गान नहीं गा सका तो मुझे तुम एक दिन छोड़ चले जाओगे। एक बात जानता हूँ मैं कि तुम आदमी हो। एक बात जानता हूँ मैं कि तुम आदमी हो। जैसे हूँ मैं, जो कुछ हूँ तुम वैसे वही हो। जैसे हूँ मैं, जो कुछ हूँ तुम वैसे वही हो। अंतर है तो भी बड़ी एकता है। अंतर है तो भी बड़ी एकता है। मन यह वह दोनों देखता है। भूख प्यास से जो कभी कहीं कष्ट पाओगे तो अपने से आदमी को ढूंढ सुना आओगे। भूख प्यास से जो कभी कहीं कष्ट पाओगे तो अपने से आदमी को ढूंढ सुना आओगे। प्यार का प्रवाह जब किसी दिन आता है, आदमी समूह में अकेले अकुलाता है। प्यार का प्रवाह जब किसी दिन आता है, आदमी समूह में अकेले अकुलाता है। किसी को रहस्य सौंप देता है, उसका रहस्य आप लेता है। ऐसे क्षण प्यार की ही चर्चा करोगे और ऐसे क्षण प्यार की ही चर्चा करोगे और अर्चा करोगे और सुनोगे सुनाओगे। ऐसे क्षण प्यार की ही चर्चा करोगे और अर्चा करोगे और सुनोगे सुनाओगे। विघ्न से विरोध से कदापि नहीं भागोगे। विघ्न से विरोध से कदापि नहीं भागोगे। विजय के लिए सुख सेज तुम त्यागोगे। विजय के लिए सुख सेज तुम त्यागोगे। क्योंकि नाड़ियों में वही रक्त है। क्योंकि नाड़ियों में वही रक्त है जो सदैव जीवनानुरक्त है। क्योंकि नाड़ियों में वही रक्त है जो सदैव जीवनानुरक्त है। तुमको जिजीविषा उठाएगी चलाएगी। तुमको जिजीविषा उठाएगी चलाएगी, बढ़ाएगी, उसी का गुण गाओगे गवाओगे। आप सभी ने त्रिलोचन की कुछ कविताओं को सुना। उम्मीद करता हूँ ये कविताएं आपको त्रिलोचन कवि तक ले जाएंगी और सामान्य कविता तक ले जाएंगी, क्योंकि समाज को ले जाने में कविता एक बहुत मजबूत सेतु का काम करती है। इसी सेतु को बनाने का अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास यह है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने जीवन में अपने दुख दर्द को, उस पूंजी को दूसरों के साथ बांटेंगे, ताकि एक मनुष्यता का रिश्ता, एक इंसान का रिश्ता कायम हो सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
नमस्कार।